नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। एक यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आपकी एक वैकेंसी आई हुई है जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं मुख्य सेविका नाम से। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है आपने अब तक जितनी भी वैकेंसियां देखी होंगी, लेकिन ये उसमें से सबसे इजी है, क्योंकि अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो इसका सिलेबस में टोटल 20 पॉइंट हैं और वो भी जीएस के पॉइंट। ठीक है, और वो भी हर पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर सुना, पढ़ा या देखा होगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल आपके लिए अननोन है। इसके सिलेबस में आपके मैथ, रीजनिंग या टफ जीएस जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसा कुछ भी, या इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी करंट अफेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपकी ये जो भर्ती है इसमें आपका सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। लेकिन बस इस भर्ती की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके लिए आपको पहली रिक्वायरमेंट है आपका महिला या फीमेल होना। दूसरी है आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हों और आपके मार्क्स 0 से ज़्यादा हों। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपका जो आपका ग्रेजुएशन है वो ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशियोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, इन तरह की चीज़ों से होना चाहिए। तो हम इसके लिए सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ होगी और ये जिस बुक से हम कर रहे हैं ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। बहुत ही रेप्यूटेटेड पब्लिकेशन है, बहुत ही ट्रस्टेड पब्लिकेशन है। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप इसका इसी एमसीक्यू के थ्रू आप इसका सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट है, हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है जिनको हम हर वीडियो में 25-25 करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसका एक बार पैटर्न देख लीजिए। इसका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम जो है आपका 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के ही होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और इसमें देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपके एक सही क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ भी गेस करके या तुक्का इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उस पर आते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया है, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है किसके द्वारा? कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा या उपर्युक्त तीनों द्वारा। देखिए, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जो सामाजिक नियंत्रण है ये ना सिर्फ कानून के द्वारा बन सकता है, ना सिर्फ धर्म के द्वारा बन सकता है, ना ही सिर्फ समाज द्वारा बनाया जा सकता है। जो सामाजिक नियंत्रण है आपका, ये जब कानून, धर्म और समाज तीनों मिलेंगे तभी सामाजिक नियंत्रण बन पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त तीनों द्वारा। जो सामाजिक नियंत्रण है वो कानून, धर्म और समाज तीनों के सामंजस्य द्वारा ही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? जो सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत है वो राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर किस समाजशास्त्री ने दिया है? वी परेटो ने, ई.बी. टायलर ने, टी. वेबलर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपके वी परेटो हैं, यानी कि आपके जो विल्फ्रेडो परेटो हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सामाजिक परिवर्तन जो सिद्धांत है वो राजनैतिक कुलीनों के आधार पर दिया था। ठीक है, और इन्होंने ही, आपको पता होगा, जो चक्रीय क्रम है उसका भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। यानी कि ये जो कुलीन वंश है इसका क्या होता रहता है? अभिजात वर्ग का परिभ्रमण होता रहता है कि आज जो वर्ग ऊपर है इकोनॉमी क्लास में या राजनीतिक रूप से, वो एक टाइम बाद नीचे आ जाएगा, और जो निचला तबका है प्रेजेंट टाइम का, वो एक टाइम पे ऊपर जाएगा। इसी तरह से ये व्यवस्था चलती रहती है कि जो नीचे के लोग हैं वो संघर्ष करके ऊपर आते हैं, जो ऊपर के लोग हैं वो नीचे जाते रहते हैं। इसी प्रकार से चक्रीय क्रम में व्यवस्था चलती रहती है। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था? वी परेटो, यानी कि विल्फ्रेडो परेटो ने।
थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये देखना कि पूछ क्या रहा है। देखिए अगर आपने यहाँ पर नहीं नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए तो आपसे पूछा है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन सही नहीं है। विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत, संरचना प्रकार्यात्मक सिद्धांत या वर्ग समन्वय का सिद्धांत। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, वर्ग समन्वय का सिद्धांत, ये सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक नहीं है। ठीक है, जो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, विकासात्मक सिद्धांत, ठीक है, चक्रात्मक सिद्धांत और संरचना प्रकार्यात्मक सिद्धांत। जो आपका वर्ग समन्वय का सिद्धांत है ये सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए घरेलू हिंसा का आशय है महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना। बी, केवल महिला के शारीरिक एवं मानसिक क्षति कारित करना। महिला एवं बच्चों का शारीरिक शोषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे क्या पूछा है, घरेलू हिंसा क्या है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका जो ऑप्शन ए है ये सही है। देखिए बहुत लोगों को लगता है घरेलू हिंसा में सिर्फ महिलाएं आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा में महिला और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है, महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट और आर्थिक क्षति कारित करना। देखिए घरेलू हिंसा या ऐसा कोई भी कार्य जो किसी महिला एवं बच्चा यानी कि 18 वर्ष से कम आयु का लड़का या लड़की के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला एवं बच्चे को दुख एवं अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग या संस्तरण। आपसे पूछा है जाति से संबंधित इनमें से कौन कौन सी हैं। देखिए जो समानता है इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आपसी सहयोग है इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए जो खान पान पर प्रतिबंध है और जो संस्तरण है यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, इन चीज़ों का जाति से संबंध है। देखिए जैसे खान पान पर प्रतिबंध का क्या मतलब है, देखिए जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, तो इनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मांस और ये सब चीज़ें वर्जित हैं। ठीक है, जैसे जैन हैं और हैं, मतलब हर धर्म विशेष में, हर जाति विशेष में कुछ चीज़ें खान पान पर प्रतिबंधित होती हैं। और संस्तरण का मतलब है कि ये जाति ऊंची है, ये जाति नीची है, ये इससे नीची है या ये इससे ऊपर है, इस तरह की चीज़ें जातियों में मिलती हैं। तो आपका ऑप्शन 1 और 4 है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में की जाती है। तो आपसे पूछा है जो गरीबी की माप है ये कितने प्रतिमानों में की जाती है। तो ये जो गरीबी की माप है याद रखिएगा इसके 2 प्रतिमान होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक आपका होता है सापेक्षिक प्रतिमान यानी कि रिलेटिव मेजर, और एक होता है आपका निरपेक्ष प्रतिमान यानी कि एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, तो 2 प्रतिमान याद रखिएगा कि गरीबी की जो माप है वो 2 प्रतिमानों में की जाती है, एक सापेक्षिक प्रतिमान और एक निरपेक्ष प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी। आपसे पूछ रहा है जो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो फरवरी 2003 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। होपफुली ये आप सबने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा कि भारत की जो वर्तमान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है। तो ये है आपकी 17.7%। ठीक है, जो इसकी भारत की वर्तमान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाला अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? तो इस भत्ते को क्या कहते हैं? इस भत्ते को कहते हैं निर्वाहिका। देखिए, दान नहीं होता है, ठीक है, डोवर नहीं होता है, मेहर नहीं होता है, ये क्या होता है? निर्वाहिका। निर्वाहिका का मतलब है वो पैसा जिस पर वो महिला अपना जीवन निर्वाह कर सकती है, ठीक है। तो उस जो अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? निर्वाहिका, जिसका मतलब है वो पैसा या वो पूंजी जिस पर महिला अपना जीवन निर्वाह कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेविरेट विवाह है। देखिए, कई सारी जो जातियां हैं या जो जनजातियां हैं, इनमें अलग अलग तरह के विवाहों का प्रचलन होता है। उन्हीं में से एक विवाह है लेविरेट। आपसे पूछा है कि लेविरेट विवाह क्या है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह या भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो जो आपका लेविरेट है ये क्या है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। इसमें देखिए क्या होता है, जो आपका 10th है, लेविरेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी कपल की शादी हुई है, तो उसमें से जो उसका हस्बैंड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो लड़का था, ठीक है, उसका जो छोटा भाई है वो महिला उससे शादी कर लेगी। इस विवाह को क्या कहते हैं? इस विवाह को कहते हैं लेविरेट विवाह, ठीक है। देखिए, लेविरेट विवाह के अंतर्गत मृत व्यक्ति का अविवाहित भाई अपनी भाभी से विवाह करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बाध्य होता है, ये याद रखिएगा। यह कबीलाई संरचना वाले समाजों में पाया जाता है जहाँ बहिर्विवाह सामान्यतः निषिद्ध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है मुस्लिम विवाह? मुताह, फासिद, ज़िरह या बालित। तो शायद ये आप लोगों को पता होगा, जो मुताह है ये भी मुस्लिम विवाह का स्वरूप है, फासिद है ये भी मुस्लिम विवाह का स्वरूप है, और जो बालित है ये भी मुस्लिम विवाह का स्वरूप है। ये जो ज़िरह है ये मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है। इसकी जगह पे अगर क्या होना चाहिए था? निकाह, ठीक है। इसकी जगह पर अगर यहाँ पर क्या लिखा होता? निकाह लिखा होता, तो ये चारों ही मुस्लिम विवाह के स्वरूप हो जाते, लेकिन यहाँ पर ज़िरह नहीं होगा, ठीक है। देखिए, मुस्लिम विवाह के जो 4 स्वरूप हैं, मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप होते हैं, वो चारों स्वरूप कौन कौन से हैं? निकाह, मुताह, फासिद और बालित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। जो आपका बहिर्विवाह होता है, आपसे पूछा है कि उसका सर्वाधिक सामान्य नियम कौन सा है? प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन, अगम्यागमन वर्जन या जातिगत वर्जन। तो इसका जो ऑप्शन सी है, अगम्यागमन वर्जन, ये क्या है? बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है, ठीक है। चलिए देखिए, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन सी है, जो आपका ऑप्शन सी है, इसका क्या मतलब है कि जो प्रत्येक समुदाय है अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है। और हिंदू विवाह में सगोत्र और सपिंड विवाह बहिर्विवाह होते हैं, ठीक है। लगभग सभी समाजों में निकटाभिगमन या अभ्यागमन निषेध संभवतः बहिर्विवाह का सबसे क्या है? अधिक महत्वपूर्ण नियम है। देखिए, जैसे कि कुछ जो रिश्ते हैं उनमें विवाह निषेध है, जैसे पिता पुत्री, माँ बेटा, भाई बहन के बीच विवाह संबंध विश्व के किसी भी समाज में क्या है? वर्जित है। ऐसे प्राथमिक नातेदारों के बीच यौन संबंधों पर प्रतिबंध का निकटाभिगमन या अगम्यागमन निषेध कहते हैं, ठीक है। तो जो बहिर्विवाह है इसका सामान्य सबसे नियम क्या है? अगम्यागमन वर्जन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या राक्षस विवाह। देखिए, क्रय का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या किया जाता है? कन्या पक्ष को कुछ
इसमें वर कन्या पक्ष को कुछ वधु मूल्य देकर वधु को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो आपका जो लड़के की तरफ का पक्ष है वो लड़की के पिता को कुछ मूल्य देकर लड़की को क्या करता है, खरीद लेता है। इस तरह के विवाह को क्या कहा जाता है, तो इस तरह के विवाह को मतलब ये एक आदर्श विवाह नहीं है, इसको क्या कहा जाता है, असुर विवाह कहा जाता है। ठीक है। और ये किस, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा विवाह भारत में प्रचलित है कि नहीं, अगर है तो किस जनजाति या जाति में प्रचलित है। तो देखिए इस जनजाति का प्रचलन भारत की संपूर्ण जनजातियों में है। ठीक है, संपूर्ण जनजाति में है। और ये और एक जो विशिष्ट जनजाति है जिसमें इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है नागा जनजाति। जो आपकी नागा जनजाति है इसमें वधु मूल्य का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। यानी आपसे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि जो आपका क्रय विवाह है, ठीक है, क्रय द्वारा जो हिंदू विवाह है या जो आपका असुर विवाह है ये किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये आपकी नागा जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। एक आपका टर्म है यौन साम्यवाद, इसको परिवार की उत्पत्ति का कारण किसने माना है, हेनरी मैन, बेकोफेन, वेस्टमार्क या मॉर्गन। तो जो आपका ऑप्शन डी है मॉर्गन, ठीक है, इन्होंने यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। देखिए आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है, यानी कि जो 3 कार्य हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं और इनमें से कोई एक कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। देखिए, ए, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, महिला संबंधी नीति एवं कानूनों की समीक्षा, यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। तो इसका देखिए जो आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग है, महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा करना भी इनका कार्य है। ठीक है, महिला संबंधी नीति एवं कानूनों की समीक्षा करना भी इनका कार्य है। यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना भी इनका कार्य है। लेकिन महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना ये इनका कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मेन कार्य है वो है क्या, राष्ट्रीय महिला आयोग का। राष्ट्रीय महिला आयोग का देखिए जो गठन हुआ था, ठीक है, तो इसका गठन मेन हुआ था महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से लड़ने के लिए। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, यानी किस सन में हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1992 में। ठीक है, और इसका मेन कार्य क्या है, जिसका मेन काम है वो है महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से लड़ने के लिए। ठीक है, और जो आंकड़ों का संग्रहण है ये राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। आपसे पूछ रहा है ये जो नियम है स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, मतलब जब लड़कियां या औरतों को बेच दिया जाता है, इस चीज़ को रोकने के लिए जो आपका कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो ये आपका बनाया गया था 1956 में, यानी कि 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया। आपसे क्या पूछा गया है कि जो भारत में जनसंख्या की समस्या को किस वर्ष पहचाना गया और जो परिवार नियोजन के लिए, यानी कि आप अपनी फैमिली को छोटा रखें, इसके लिए जो सरकारी कार्यक्रम था ये कब अपनाया गया, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 1952 में ऐसा किया गया। ठीक है, और देखिए भारत विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1952 में प्रारंभ किया था। ठीक है, देखिए भारत ने सर्वप्रथम 1951 में जनसंख्या नीति की घोषणा भी कर दी थी। देखिए एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो आपका क्वेश्चन लिखा है, और दूसरा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी, तो वो की थी आपकी
इससे 1 साल पहले यानी कि 1951 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है पूछ रहा है आपका। अध्यापन, भोजन पकाना, घर की सफाई या स्वेटर बुनाई। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका अध्यापन है इसका लिंगानुपात विषमता निर्धारित महिला भूमिका से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका में भोजन पकाना, घर की सफाई व स्वेटर बुनाई शामिल है, जबकि अध्यापन का संबंध लिंगानुपात विषमता से नहीं बल्कि लिंग समानता से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर विषमता की जगह क्या होता, समानता होता, तो आपका अध्यापन उसमें ऐड होता, लेकिन अध्यापन इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अध्यापन का संबंध किससे है, लिंग समानता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया था। शायद अभी ये क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं। जो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये कब आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1952 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि ये आप याद रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब प्रारंभ किया गया था, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अभी आप ऊपर देख चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि राष्ट्रीय महिला जो आयोग है इसका गठन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर इतना पूछ लिया है तो आप इसकी डेट भी देख लीजिए। जो इसकी डेट है वो है 31 जनवरी 1952। ठीक है, तो आप इसकी पूरी डेट याद रख लीजिए। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 में। इसके साथ ही एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है वो 1990 में क्या किया गया था के तहत पारित किया गया था। देखिए कोई भी आपका जो आयोग है उसका गठन कब होता है, जब उसके पहले उसके लिए कोई कानून या कोई वैसा उसकी घोषणा की जाए या उसके लिए कोई अधिनियम वगैरह लाया जाए। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है ये 1990 में आया था और इसी के बाद आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवाद लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है, यह विचार किसका है। देखिए आपसे पूछा है क्या कि जो आर्थिक असमानताएं हैं यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनके विनाश के बिना नारीवाद लक्ष्यों को महसूस। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, इसमें आपसे कहा है कि जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि पुरुषों को पूंजी का स्वामी समझा जाता है कि भाई जो औरतें हैं वो घर बार का काम संभालें, लेकिन जो पैसे का काम है, जो संपत्ति का अधिकार है वो पुरुषों के पास है। तो आपसे कहा है कि इस तरह के अधिकारों का विनाश करने के बाद ही जो आपका नारीवाद है, जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट है, उसको महसूस किया जा सकता है। तो ये आपका विचार किस ग्रुप का है, ए उदार नारीवाद का, समाजवादी नारीवाद का, कट्टरपंथी नारीवाद का या उत्तर आधुनिकतावाद का। तो आपका जो ये ऑप्शन है ये किसका है, ये आपका है समाजवादी नारीवाद का। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है कि जो आर्थिक असमानताएं हैं जब तक ये खत्म नहीं होंगी तब तक नारीवाद के लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये आपका किस ग्रुप का आपका ये विचार है, ये है समाजवादी नारीवाद का। देखिए नेक्स्ट है आपका, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक। ये क्वेश्चन देखिए टोटल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि भाई आदमी भ्रष्टाचार क्यों करता है, पैसे के लिए। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन क्या है, आर्थिक। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, क्या, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है तो इसमें आपसे भ्रष्टाचार को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन वगैरह भी ऑप्शन में पूछी जा सकती है। तो देखिए इसका क्या है, जब कोई व्यक्ति या समूह न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वो क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन ऐसे थे,
नहीं तो जो भ्रष्टाचार है इसका कारण आर्थिक और राजनीतिक भी हो सकता है। ठीक है, जो मेन कारण है वो आर्थिक है, लेकिन इसके कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं। आर्थिक और राजनीतिक कारणों से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमता का प्रकार है? मर्त्यता असमता, प्रासूतिक असमता, स्वामित्व असमता या सभी सही हैं? तो आपसे पूछ रहा है लैंगिक असमता का प्रकार कौन सा है। तो ये जो आपका ऑप्शन ए, बी और सी हैं, ये तीनों ही क्या हैं? लैंगिक असमता के प्रकार हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए आपसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी लैंगिक असमता है ये कितने प्रकार की होती है। तो आपकी जो लैंगिक असमता है ये 7 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, जो आपकी लैंगिक असमता है ये 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है मर्त्यता असमता, कहीं पे नोट करते जाइए। एक आपकी होती है मर्त्यता असमता, एक होती है आपकी प्रासूतिक असमता, एक होती है आपकी स्वामित्व असमता, नेक्स्ट है आपकी मौलिक सुविधा असमता, नेक्स्ट है आपकी विशेष अवसर असमता, उसके बाद है आपकी व्यावसायिक असमता और लास्ट है आपकी घरेलू असमता। एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन सी होती है आपकी लैंगिक असमता। लैंगिक असमता 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली मर्त्यता असमता, सेकंड प्रासूतिक असमता, थर्ड स्वामित्व असमता, फोर्थ मौलिक सुविधा असमता, फिफ्थ विशेष अवसर असमता, सिक्स्थ व्यावसायिक असमता और सेवेंथ घरेलू असमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं। आपसे पूछा है कि भारत में जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हो रही है इनके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व। बिल्कुल ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है क्या कि तीनों ही क्या है आपके जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है इसके कारण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसमें। देखिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्या कि बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी है? जो आपका बाल दुर्व्यवहार होता है इसमें जो सामाजिक नियंत्रण की इसकी जो व्याख्या है ये किसने दी है? एल्बियो ने, पार्सन्स ने, बेकर ने या गेल्स ने? तो जो इसकी बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या है ये आपकी दी है गेल्स ने। ठीक है, ऑप्शन डी गेल्स। ठीक है, तो ये आप ये याद रखिएगा या नोट कर लीजिए, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या दी है गेल्स ने। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इस सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा, ये आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।